हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज फिर से हम कंप्लीट करने वाले एसएसटी का एक नया वीडियो। तो कल मैं किसी कारणवश से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। हुआ क्या था कि मैंने वीडियो तो बनाया था, ठीक है, 40 से 45 मिनट का लगभग वीडियो मेरा बना था। लेकिन जैसे ही इस वीडियो को ना मैंने अपने मोबाइल में एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो पता चला कि सिर्फ है ना 1 से 2 मिनट तक ही जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था। उसके बाद जो 38 मिनट ठीक है, 38 से 40 मिनट जो थे वो पूरा ब्लैंक स्क्रीन आ गया था, पूरा ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है। जिसके कारण ना मैं मतलब कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मेरा 40 से 45 मिनट का जो वीडियो बना था वो फालतू का चला गया, ठीक है। तो फिर से उसी वीडियो को आज मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है उसको, ठीक है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है 3 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको जो है पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क्स और 1 मार्क्स का, आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो उसका चिंता मत लेना, ठीक है। तो देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण को समझने से पहले आपको थोड़ा सा दो टर्म्स है, मतलब कि आयात और निर्यात, ठीक है। आयात और निर्यात क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो आयात क्या होता है कि ये समझो कि ये हमारा देश भारत है, ठीक है। ये हमारा देश भारत है। अगर ना किसी दूसरे देश से भारत में कोई सामान आता है, किसी दूसरे देश से भारत में कोई सामान आता है, तो उसको बोला जाता है आयात। क्लियर? अगर किसी दूसरे देश से आया है सामान, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आयात। क्लियर? और यदि भारत से, अगर इंडिया से हमारा जो भी सामान रहेगा वो दूसरे देश जाएगा, तो उसको बोला जाता है निर्यात। क्लियर? उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। इतना क्लियर हुआ? आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, ठीक है। जो हमने पिछले चैप्टर खनिज संसाधन में पढ़ा था कि एक शब्द आया था एलपीजी, ठीक है। एलपीजी हमने पढ़ा था, जिसमें क्या था, एल का मतलब होता था उदारीकरण, ठीक है। पी का मतलब होता है निजीकरण और जी का मतलब होता था वैश्वीकरण। तो जो उदारीकरण था ना, भारत में उदारीकरण के बाद आयात में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि विदेशी सामान सस्ता और बेहतर था। क्या हुआ कि उदारीकरण जब भारत में स्थापना हुई, उदारीकरण की शुरुआत हुई, तो क्या हुआ कि दूसरे देश के जो सामान हमारे देश में आने लगे ना, वो ना हमारे देश में मिलने वाले सामानों की तुलना में ज़्यादा सस्ते थे और ज़्यादा फीचर देते थे, जिस कारण से आयात जो है ना बढ़ने लगा। दूसरे देश से सामान जो है अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में मंगाने लगे, ठीक है। आयात जो है बढ़ गया था, आयात बढ़ गया था, निर्यात जो है कम हो चुका था। हमारे देश का सामान दूसरे देश में नहीं जाता था, ज़्यादा नहीं जाता था, लेकिन आयात बहुत होता था। ये आपको लिखना है आयात और निर्यात पूछा जाए तो, ठीक है। अ, देखो, अब वैश्वीकरण क्या होता है उसको समझ लेते हैं। वैश्वीकरण का मतलब ये समझना कि विश्व के साथ संबंध बनाना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। विश्व के साथ संबंध बनाने का मतलब ये है कि जो हमारा देश भारत है ना, हाँ भारत है, अब दूसरा विश्व के कोई भी देश है, ठीक है, अगर हमारे देश भारत में आकर वो अपना व्यापार चलाते हैं, अपना बिजनेस चलाएंगे, ठीक है, तो वैश्वीकरण कहलाएगा। मतलब कि देखो क्या हुआ कि हमारे देश भारत जो है विश्व के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, वही वैश्वीकरण होता है। तो देखो क्या लिखा है कि विभिन्न देशों, हाँ देखो, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाता है। यह वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह है। क्लियर हुआ? मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, पहले क्या होता था कि हमारे देश में जो सामान बनता था ना, वो हमारे देश तक ही सीमित रहता था, और जो दूसरे देश में सामान बनता था उस देश तक ही सीमित रहता था। लेकिन जब वैश्वीकरण आया तो हमारे देश का जो सामान था दूसरे देश जाने लगे, ठीक है, वहाँ के सामान जो है हमारे यहाँ आने लगे। तो ये समझौता बन जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है विश्व, मतलब बाहरी दुनिया से और अपने देश का। तो यही होता है वैश्वीकरण। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे देखो कि उदारीकरण क्या होता है। देखो, हमने बात की थी एलपीजी, ठीक है। एलपीजी में जो पहला था उदारीकरण था, ठीक है, ये था उदारीकरण। पी का मतलब क्या था, निजीकरण था। और जी का मतलब था वैश्वीकरण, ठीक है। तो उदारीकरण जो लिबरलाइजेशन होता है वो क्या होता है, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना होगा तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जो खनिज संसाधन में अपने पढ़ाया था उसमें डिटेल में एलपीजी के बारे में बताया गया है कि इसका वो स्थापना हुआ था 1991 में, ठीक है, वो सब चीज़ें बताया गया।
प्रीवियस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं उदारीकरण क्या होता है, यहाँ भी देख लेते हैं कि सरकार द्वारा व्यापार और निवेश पर से अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जो है उदारीकरण कहलाती है। पहले क्या होता था कि हमारे देश में जो दूसरे देश के लोग जो है आकर व्यापार नहीं करते थे, अगर करते थे तो उनको ज़्यादा मात्रा में टैक्स कर जो है चुकाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन उदारीकरण जब से आया ना, तो दूसरे देश के लोग जो है ना हमारे देश में आकर व्यापार करने लगे, ठीक है। और जो उनके ऊपर प्रतिबंध थे, ठीक है, अवरोध उत्पन्न थे, वो सारी चीज़ें जो है हटा दिए गए इस उदारीकरण से। क्लियर हुआ? जिससे ताकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ सके। ये क्लियर हुआ? देखो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश और व्यापार करने में स्वतंत्रता देना। उद्देश्य तो साफ है, ठीक है, कि दूसरे देश के जो कंपनी है ना हमारे देश में आकर व्यापार करे, जिससे हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इकोनॉमी है, वो जो है बढ़े, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में बढ़े। इसके लिए उदारीकरण को लाया गया। प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि अब वस्तुएं जो है आसानी से आयात और निर्यात की जा सकती है। आयात और निर्यात जो है की जा सकती है। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। देखो वैश्वीकरण किसके लिए चुनौती है? देखो वैश्वीकरण सबके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का दो असर होता है, एक अच्छा असर भी होता है, एक बुरा असर भी होता है। तो वैश्वीकरण किसके लिए चुनौती है? जो बड़े कंपनियां थे, ठीक है, हमारे देश में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कंपनियां हैं, वो तो किसी दूसरे देश में जाकर मतलब अपना व्यापार चला सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, अपना सामान को दूसरे देश में मतलब निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे उत्पादक हैं, ठीक है, जो छोटे कंपनियां हैं, वो बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसके कारण कई इकाइयाँ जो है बंद हो गई हैं। जो कंपनियां थी बहुत सारे छोटे छोटे, वो वैश्वीकरण के कारण बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास पैसा है, ठीक है, इस कारण से वो अपने सामानों को दूसरे देश में जो है एक्सपोर्ट कर पाते हैं, निर्यात कर पाते हैं। लेकिन छोटे कंपनियां जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए चुनौतियां बन गई, छोटे उत्पादक के लिए। श्रमिक वर्ग के लिए रोजगार की सुरक्षा जो है खत्म हो गई, कम वेतन पर काम करना पड़ता है, ये है श्रमिक वर्ग के लिए जो है चुनौती बन गई। ये आपको लिखना है एग्जाम में आए तो, ठीक है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हमने पढ़ा था एलपीजी, ठीक है। एलपीजी की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। तो एलपीजी में ही तो आता है ना ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो 1991 1991 में ही वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। क्यों हुई? इसका कारण ये था कि गंभीर आर्थिक संकट, देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत कम हो गया था, जिसके कारण से हमें जो है वैश्वीकरण की शुरुआत करना पड़ा। विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक जो है अपने ऋण देने के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने की शर्त रखी। क्या होता है कि एक बैंक है, ठीक है, विश्व बैंक बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक। एक बैंक होता है विश्व बैंक, जो अन्य देशों को जो है ऋण देता है। तो क्या हुआ कि जो भारत जो है ऋण लेने के लिए गया, ठीक है, तो क्या बोला गया विश्व बैंक के द्वारा कि तुम अपने जो अर्थव्यवस्था है उसको और बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें ना वैश्वीकरण की शुरुआत करना पड़ेगा, जिससे हम जो है आपके देश में भी व्यापार कर सके और आप जो है हमारे देश में भी व्यापार कर सको, ठीक है। इसके कारण से भारत को वैश्वीकरण की शुरुआत करना पड़ा। अच्छा ही हुआ, ठीक है। वैश्वीकरण से दुनिया के बारे में मतलब दुनिया के जो इकोनॉमी मार्केट है वहाँ पर जो है हमारे देश के सामान जो है प्रतिस्पर्धा में भाग ले पाते हैं। ये होता है वैश्वीकरण। क्लियर? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रभाव क्या होता है? देखो व्यापार प्रवाह होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। दूसरा पूंजी प्रवाह होता है, निवेश का आदान प्रदान होता है, निवेश का आदान प्रदान होता है, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। श्रम का प्रवाह मतलब कि रोजगार के लिए लोगों का आना जाना, ठीक है, चालू होता है, मतलब कि आसानी से अब लोगों को रोजगार मिलने लगा। क्लियर? ये है वैश्वीकरण की प्रभाव, ठीक है। हाँ, आगे देखो कि विश्व बैंक क्या होता है। देखो हमने बात की थी विश्व बैंक क्या होता है। विश्व बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो दुनिया में जितने भी देश है ना, दुनिया में जितने भी देश है उनको ऋण देता है, लोन देता है, ठीक है। लोन देने का काम करता है। जैसे कि हमारे देश में है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई है, एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई क्या करता है कि लोन देता है किसी लोगों को, ठीक है। आरबीआई भी वैसे ही करता है, बैंकों को लोन देता है। ये वैसे ही होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ना देशों को लोन देता है, ठीक है, कंट्रीज को लोन देता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था का मतलब कि वही पैसा, ठीक है। अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, आईबीआरडी। आईबीआरडी बोला जाता है शॉर्टकट में इसको, ठीक है। कार्य क्या करता है ये जो है, यह सदस्य देशों को, ठीक है, विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण लोन प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ? विश्व बैंक की स्थापना ना अगर पूछा जाए, ठीक है, अगर आए तो आप लिख सकते हो कि विश्व बैंक की स्थापना जो है ना 1944 में हुआ था। 1944 में हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि इसी बीच जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण इसका संचालन जो है ना 1945 में स्टार्ट हुआ।
जब विश्व युद्ध खत्म हुआ दिसंबर के आसपास, ठीक है, तो विश्व युद्ध खत्म हुआ तब इसका संचालन स्टार्ट हुआ, इसमें काम करना स्टार्ट हुआ। तो इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश को घाटा हुआ है उनको ऋण दिया जा सके, उनको लोन दिया जा सके, ताकि वो अपना जो है भरपाई कर पाए अपने देश का, ठीक है। इसके लिए हुआ, और इसके और एक चीज के लिए हुआ था कि जो विकासशील देश है जैसे कि हमारा देश भारत, उनको जो है ऋण देकर उनको विकसित देश बनाया जा सके, इसके लिए किया गया वर्ल्ड बैंक का स्थापना। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ठीक है, ये कब हुआ था स्थापना और संचालन कब से स्टार्ट हुआ। क्लियर। हाँ, अब देखो कि WTO क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन, इसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 में, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना आप, 1995 में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या था इसका स्थापना होने का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था। आलोचना यह अक्सर विकसित देशों के पक्ष में काम करती है। देखो WTO क्या होता है कि जितने भी व्यापार संबंधी जो नियम होते हैं ना, व्यापार संबंधी जितने भी बिजनेस से संबंधित, ठीक है, जितने भी नियम होते हैं विश्व के लेवल में, तो वो उसका निर्माण कौन करता है, WTO ही करता है। क्लियर। जितने भी नियम बनाने होंगे, कानून बनाने होंगे, वो WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। इसका स्थापना इसलिए हुआ था ताकि जो है देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा सके, ठीक है, मुक्त व्यापार किया जा सकते। लेकिन क्या होता है कि WTO को जो मतलब संचालन कर रहे हैं वो विकसित देश है, ठीक है, तो विकसित देशों के पक्ष में ये जो है ज़्यादा बात करती है WTO। क्लियर। तो ये है, क्लियर हुआ कि WTO क्या होता है। अब देखो वैश्वीकरण के प्रभाव समान क्यों नहीं है, हमने बात की थी कि वैश्वीकरण के दो प्रभाव है, एक अच्छा भी है एक बुरा भी है। तो अच्छा प्रभाव क्या हुआ, ये धनी उपभोक्ता, धनी जिनके पास पैसा है, ठीक है, कुशल और शिक्षित श्रमिक, बड़ी भारतीय कंपनियां, उनके लिए जो है ये तो फायदा पहुंचा रही है। जो धनी उपभोक्ता है, कुशल और शिक्षित श्रमिक, उनके लिए तो फायदा है। लेकिन हानि किन के लिए है, जो छोटे उत्पादक है ना, अशिक्षित और कुशल, जो अकुशल श्रमिक है, छोटे किसान जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए जो है ये हानि बन चुकी है वैश्वीकरण, क्योंकि वो अपने सामान को दूसरे देश में नहीं भेज पाते हैं ना। क्लियर। और हमारे देश में भी जैसे ये लोग बना रहे हैं, ठीक है, इनका सामान जो है थोड़ा सा मतलब कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे देश से जो सामान आएगा उनके सामने ये जो सामान है वो टिक नहीं पाता है, जिसके कारण से इनको जो है घाटा होता है। क्लियर। हाँ, छोटे उत्पादकों की चुनौतियाँ क्या-क्या हैं देखो, उनको बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही, पूँजी की कमी होती है, गुणवत्ता मापन, ठीक है, वे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मापनों को पूरा नहीं कर पाते, वे असमर्थ है, ठीक है, उनके गुणवत्ता को पूरा करने में। क्या हुआ कि हमारे देश के जो कम पूँजी वाले श्रमिक है, उत्पादक उत्पादन करता है, उनके पास जो है धन का अभाव है, ठीक है, धन का अभाव होने के कारण क्या है, उनके जो सामान बना रहे हैं वो उतना क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही जो है दूसरे देश के जो कंपनीज है वहाँ से जो सामान बनकर आएंगे, ठीक है, वहाँ से जो सामान बनकर आएंगे उनकी क्वालिटी जो है ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अच्छी होती है, और यहाँ जो सामान मिलते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा सस्ते होते हैं, जिसके कारण से यहाँ के जो सामान है ना, यहाँ के सामानों को लोग जो है खरीदना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ के जो दूसरे देश के सामान है वहाँ के सामानों को ज़्यादा जो है खरीदना प्रीफर करते हैं सभी लोग। ये क्लियर हुआ। तो ये है चुनौती बन गई है उनके लिए वैश्वीकरण। हम्म। श्रमिकों पर प्रभाव, श्रमिकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, अस्थायी रोजगार हो गया है, मतलब कि कंपनियां अब परमानेंट नौकरी नहीं देती है, काम करने पर ही रखती है। देखो काम क्या होता है कि कंपनियां जो होती है, कंपनीज जो होती है ना, किसी व्यक्ति को जो है, हाँ हाँ, तब काम पर रखेगी जब उनको जो है काम की आवश्यकता हो, ठीक है, और काम की आवश्यकता खत्म होने के बाद ना उनको काम से निकाल दिया जाता है। ऐसा है, अस्थायी हो गया है ना उनका रोजगार, ठीक है। कम वेतन, ठीक है, उनको वेतन कम दिया जाता है, लागत कम करने के लिए मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है, ठीक है। असुरक्षा हो गया उनका जो स्वास्थ्य और अन्य भत्तों बेनिफिट्स की कटौती होती जाती है। ये श्रमिकों पर प्रभाव, तभी तो लोग ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का कारण वही है कि जो रोजगार है वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, अस्थायी से बच गया, परमानेंट जॉब हो जाएगा। वेतन तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन हर मंथ मिलेगा, ये है। और सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा भी रहता है, जैसे कि अब किसी कारणवश जो है आप मतलब कि
आपका नौकरी चला गया मान लो, ठीक है, नौकरी चला गया मतलब कि आप रिटायर हो गए, तो आपको पेंशन मिलेगा ना, सुरक्षा रहेगा आपका, ठीक है। तो सुरक्षा भी करता है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तभी गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा मतलब कि मांग है अभी, ठीक है। ये है देखो शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल क्या होता है? शॉपिंग मॉल तो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, अब गए भी होगे शॉपिंग मॉल में। तो शॉपिंग मॉल क्या होता है? एक बड़ी इमारत होती है जिसमें अलग अलग ब्रांडों की दुकानें लगी होती हैं, ठीक है। सिनेमा हॉल एक ही छत के नीचे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें जो है कौन कौन से मतलब कि ब्रांड के लोग काम करते हैं? एडिडास आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एडिडास, ठीक है, नाइक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो जिनकी जो है दुकानें यहाँ पर लगी होती हैं। क्लियर? वैश्वीकरण का प्रतीक। वैश्वीकरण का प्रतीक क्या है? यह दुनिया भर के बड़े ब्रांड एडिडास, नाइक, लेविस उपलब्ध होते हैं जो वैश्वीकरण के प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्लियर हुआ? हमारे यहाँ भी बिलासपुर में भी एक बहुत सारे शॉपिंग मॉल है, लेकिन लोग जो है सिर्फ सिनेमा हॉल के चक्कर में जाते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं शॉपिंग मॉल क्या होता है। एक नंबर में आए तो एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। 3 नंबर में तो नहीं आएगा ये टॉपिक। क्लियर? भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में कौन कौन से वैश्वीकरण के प्रभाव पड़े हैं? तो उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता के लिए तो अच्छा है, ठीक है, देख सकते हो मुस्कुरा रहा है, अधिक विकल्प मिल गया है, मतलब कि अब जो है अपने देश में भी सामान मिल रहा है, दूसरे देश से भी सामान आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब उपभोक्ता के लिए तो बहुत चीज़ मिल गया है, अधिक विकल्प मिल गया है, कम कीमत होता है, बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु मिल जाते हैं कम पैसे में, तो इनके लिए तो फायदा है, ठीक है। रोजगार, ठीक है, आईटी, डेटा एंट्री, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नए नौकरियां बन गई है, ठीक है। ये रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं वैश्वीकरण के कारण। छोटे उद्योगों के लिए घाटा है, ठीक है। जो बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने और टायरों के छोटे निर्माताओं पर संकट आ गया है। जो छोटे जो मतलब उद्योग वाले होते हैं, उन जो पहले बनाते टायर वगैरह बनाते थे, अब वही दूसरे देश से आने लगा और सस्ता आने लगा, क्वालिटी ज़्यादा रहता है, तो लोग उनका जो टायर वगैरह है, ठीक है, बैटरी, खिलौने, उनको लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये है जैसे कि चाइनीज सामान जो आता है, ठीक है, चाइना का मोबाइल भी आता है, तो लोग उनको लेना प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा करने का कारण यह है कि उनका जो सामान है ना सस्ता होता है, ठीक है। अब सस्ता है इसका मतलब कि अ, ठीक है, सस्ता है तो ये है सभी के बजट में आ जाता है, और फीचर्स भी ना जो महंगे सामान होते हैं उनके मुकाबले में मतलब उनसे कम नहीं होता है इनका फीचर्स, ठीक है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा जो है छोटे उद्योग वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है औद्योगिकरण के कारण, ठीक है। ये लिख सकते हो। पर्यावरण पर प्रभाव। हाँ, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण में वृद्धि हुई है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, ठीक है। कचरा समस्या जो है उत्पन्न हो गई है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। भारत में सबसे अधिक दुष्प्रभाव। भारत में सबसे अधिक दुष्प्रभाव वैश्वीकरण का क्या पड़ा है? लघु उद्योग पर पड़ा है और कृषि क्षेत्र में पड़ा है। ये सबसे ज़्यादा रोजगार देते थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए, लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए, ये लिख सकते हो। कृषि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़े मापकों और विकसित देशों की सब्सिडी के कारण भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा में पीछे रहा है। मतलब कि जो कृषक है, कृषक, ठीक है, किसान है और छोटे उद्योग वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये जो है उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। हम्म। अब बताओ कि अगर किसी देश में आयात जो है बहुत अधिक होता है, ठीक है, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट जो है बहुत अधिक होता है, तो वो देश के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा? उस देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? उस देश के लिए बुरा है ना वो चीज़। क्यों? अगर देखो भारत है, भारत में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्ट होता है दूसरे देश से जो है सामान जो है हमारे देश में आती है, तो क्या होगा कि ठीक है, जब लोग विदेशी सामान खरीदते हैं तो देश के अपने कारखाने बंद होने लगते हैं, ठीक है, जो यहाँ के जो सामान बनाने वाले कारखाने हैं वो बंद होने लगते हैं। सेकेंड क्या घाटा है? व्यापार घाटा है। मतलब कि जब जब हम बेचते कम है और खरीदते ज़्यादा है, तो देश का पैसा जो है बाहर चला जाता है, ये घाटा है, ठीक है, आयात करने से। तभी बोला जाता है कि इंडियन सामान का ज़्यादा उपयोग करो, जो बाहरी देश के सामान हैं जैसे चाइनीज सामान, ठीक है, उसको ज़्यादा मात्रा में जो है उपयोग मत करो। अगर ज़्यादा उपयोग करोगे तो वहाँ से सामान जो है ज़्यादा मात्रा में आएंगे, ठीक है। तो ये है। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी, ठीक है, इसको बोला जाता है मल्टीनेशन कॉरपोरेशन।
मल्टीनेशन कॉरपोरेशन, देखो नाम में ही मल्टीनेशन है, मतलब कि एक से अधिक देश में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती है जिसके जो ब्रांच जो है ना मल्टीपल देश में हो, मल्टीपल नेशंस में हो, मतलब कि एक से अधिक देशों में हो। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो कि गूगल, गूगल की जो कंपनी है ना वो दूसरे देश में है, ठीक है। गूगल की कंपनी दूसरे देश में है और इंडिया में भी उसका एक ब्रांच है, ठीक है। तो देख सकते हो इसका कंपनी जो है बहुत से देशों में है और बहुत सारे देशों है उन वहाँ भी जो है इसका ब्रांच खुला हुआ है। तो ये है। क्लियर? जैसे कि एक और एग्जांपल, टेस्ला नाम सुने हो? ठीक है। टेस्ला जो है किसका? एलोन मस्क का है। टेस्ला जो कंपनी का ब्रांच जो है अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में है, लेकिन इंडिया में भी उसका ब्रांच जुड़ा है। तो अब ये बताओ कि इंडिया का ब्रांच पर नियंत्रण कौन रखेगा? ठीक है। जो वहाँ जो ओरिजिनल ब्रांच है ना, जो ओरिजिन ब्रांच है, ओरिजिनल ब्रांच है, वही जो है बाकी देशों में जो ब्रांच खुला है उस पर नियंत्रण स्थापित करती है। क्लियर हुआ? तो ये बता सकते हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों उस पर नियंत्रण कैसे करती है। तो ये है। देखो कि एमएनसी उत्पादन इकाई लगाने से पहले क्या क्या देखती है? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, किसी देश में जो है अपना कंपनी अपना व्यापार स्थापित करने से पहले क्या देखेगी? पहला देखेगी बाजार की निकटता, कि वे अपना सामान आसानी से बेच सके, ठीक है। पहले देखेगी कि वो जिस चीज़ का जो बिजनेस चला रहे हैं, जिस चीज़ का व्यापार करने वाले हैं, वहाँ वहाँ उसका बाजार में मांग है कि नहीं, उसको देखेगी, ठीक है। कम लागत, ठीक है, मतलब कि सस्ता लेबर उपलब्ध हो, वहाँ पर वो अपना मतलब व्यापार स्थापित करेगी। कच्चा माल उस पर उपलब्ध हो, वहाँ पर माल अपना स्थापित करेगी। सरकारी नीतियाँ जो अच्छा हो, मतलब कि ऐसी नीतियाँ जो उनके हितों की रक्षा करे। अगर अच्छा नीति है किसी देश में तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो है जाहिर सी बात है वह इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। परिवहन सुविधा, परिवहन सुविधा हो, मतलब कि माल लाने ले जाने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो। तो ये है, 4-5 चीज़ों को ध्यान रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसी देश में जो है अपना व्यापार स्थापित करने से पहले, ठीक है। आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी थी, हमारे देश में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आई थी, ठीक है। और व्यापार करते करते हमारे देश को गुलाम बना लिया था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम संविधान चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे ना, तब स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह आएंगे, तब उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो। हुँ। फिर देखते हैं कि मल एमएनसी उत्पादन पर नियंत्रण कैसे रखती है। तो एमएनसी जो होती है मल्टी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो कंपनीज़ होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, वो अगर किसी दूसरे देश में आई, किसी देश में आई, मानो हमारे देश में आई है वो, ठीक है? और मानो कोई कार कंपनी आई, कार कंपनी यहाँ आई, तो हमारे देश में तो पहले से बहुत सारे कार कंपनियाँ हैं, ठीक है? तो उस कार कंपनी को हमारे देश के बहुत सारे कार कंपनियों के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? तो क्या करती है वो लोग संयुक्त उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन की मतलब कि वो जो कार कंपनी है ना, किसी दूसरे हमारे देश में पहले से मौजूद किसी दूसरे कार कंपनी के साथ समझौता करेगी, मतलब कि संयुक्त उत्पादन करेंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ। एक फोर्ड कंपनी है, ठीक है। फोर्ड मतलब कार का ब्रांड है, और एक महिंद्रा, ठीक है। तो ये फोर्ड जो है अमेरिका की कंपनी है, और ये महिंद्रा जो है इंडिया की कंपनी है। तो जब फोर्ड कंपनी जो अमेरिका से इंडिया में अपना व्यापार करने के लिए आई, तो उसने क्या किया, महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन कर लिया। कोलैबोरेशन का मतलब एक साथ दोनों मिलकर उत्पादन करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फोर्ड जो कंपनी है उसको महिंद्रा से कंपटीशन तो करना नहीं पड़ेगा। क्लियर? और प्लस ये दोनों अगर मिलकर उत्पादन करें तो बाकी जो कंपनियां है पहले से मौजूद इस देश में, उनसे अच्छा जो है अपना इंप्रेशन बना पाएंगे यूजर्स के बीच में। क्लियर? तो ये है संयुक्त उत्पादन। अधिग्रहण। और क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो क्या करती हैं, जो स्थानीय कंपनियां होती हैं, पहले से मौजूद जो कंपनियां होती है, ठीक है, पहले से मौजूद कंपनियां होती है, उनको खरीद लेती है, उनको खरीद लेती है, और वहीं से अपना काम जो है स्टार्ट करती है। ये है अधिग्रहण कर लेती है, ठीक है। सेकंड, ऑर्डर देना, छोटे उत्पादकों को माल का ऑर्डर देना और अपने ब्रांड से बेचना, ये करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है। ये लिख सकते हो। हम्म अब देखो कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो आउटसोर्सिंग क्या है, जब कोई कंपनी अपना कोई काम
खुद करने के बजाय किसी दूसरे देश की कंपनी से कराती है, ठीक है, जैसे कि कॉल सेंटर डेटा एंट्री वालों से कराती है, तो वो कहलाता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि अपना जो काम है ना किसी दूसरे से कराना आउटसोर्सिंग कहलाता है। जैसे कि कॉल सेंटर्स, आईटी सर्विस वाले, अकाउंटिंग से वाले, ये ठीक है। आपने भी देखा होगा कि आपको कॉल आता होगा बहुत सारे कंपनीज का, ठीक है, जैसे जियो कंपनीज का आता होगा, एयरटेल्स का आता होगा। वो लोग जो वो लोग जो है खुद कंपनी वाले कॉल नहीं करते, वो लोग किसी पर्सन को हायर करते हैं कॉल करने के लिए आपको, ठीक है। इनसे जो है कंपनी का जो अ, समय है ना वो कंपनी वाले किसी दूसरे चीज में लगा सकते हैं। ये होता है इसका मतलब, समय की बचत होती है उन कंपनीज वालों की। क्लियर। तो इसके लाभ कौन कौन से, आउटसोर्सिंग के लाभ ये है कि लागत में कमी। लागत में कमी मतलब कि भारत जैसे देशों में श्रम बहुत सस्ता मिलता है, तो है ना, तो आराम से जो है हायर कर सकते हैं किसी भी आउटसोर्सिंग किसी भी पर्सन्स को, ठीक है। आउटसोर्सिंग के लिए विशेषज्ञता मतलब कि कंपनियां अपने मुख्य काम पर ध्यान दे पाती हैं। क्लियर, मतलब कि टाइम का बचत होता है जिसके कारण वो अपने मुख्य काम, जो कंपनी का मुख्य काम है उस पर जो है ज़्यादा ध्यान दे पाएगी, ठीक है, फिजूल के कामों की तुलना में। रोजगार, भारत जैसे विकासशील देशों में लाखों युवाओं को नौकरी मिली, ठीक है, आउटसोर्सिंग की मदद से। तो ये है आउटसोर्सिंग के लाभ। अगर आए पेपर में तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो बस देख लो कि क्या होता है आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसके कौन कौन से हानियां हैं उसको देखते हैं। नौकरी की अस्थिरता मतलब कि अगर कहीं और सस्ता लेवल मिले तो काम वहां चला जाएगा। नौकरी की अस्थिरता होती है मतलब कि नौकरी जो मिला है वो परमानेंट थोड़ी होगा, बताओ, ठीक है, परमानेंट तो नहीं होगा ना। समय का दबाव होता है, अलग अलग टाइम जोन के कारण रात की शिफ्ट में काम करना पड़ता है, ठीक है, ये है समय का दबाव होता है। शोषण होता है, कम वेतन पर अधिक काम करना पड़ता है, ये है आउटसोर्सिंग की हानियाँ। क्लियर, ये लिख सकते हो। देखो आउटसोर्सिंग वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समझ लो, अगर क्या पता आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि इस बार का सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब कि ब्लूप्रिंट वगैरह चेंज हुआ है, तो क्या पता एग्जाम का पैटर्न अभी चेंज थोड़ा सा हो गया हो, क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल गया हो, तो आपको तैयार होके जाना है, ठीक है, पेपर में। न्यायसंगत वैश्वीकरण के उपाय बताओ। न्यायसंगत वैश्वीकरण के कौन कौन से उपाय। तो सरकार जो है ना श्रम कानून का सख्ती से पालन करे और छोटे उद्योगों को सहायता दें। ये है न्याय संगत के लिए, मतलब कि सभी को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए वैश्वीकरण का। उसके लिए सरकारों को नया नया नीतियाँ लाना चाहिए, और जो नीति लाए हैं ना उसको सख्ती से पालन करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड देखो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होते हैं या कंपनीज जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों का पालन करें और उचित वेतन दे। जो ये कंपनियां होती हैं किसी भी व्यक्ति को जब हायर करते हैं अपने काम के लिए, तो उनको अच्छा वेतन देना, ये है, तभी न्याय संगत होगा वैश्वीकरण का प्रभाव। श्रमिक संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, देखो ये मतलब कि ये चैप्टर बस यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा बताना, ठीक है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं, अगर आपने अभी तक जो है अच्छे से वीडियो को देखा है तो शायद आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के को क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको आंसर नहीं पता तो जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करते जाइए। बताओ, नवीनीकरण कहा जाता है क्या, नहीं कहा जाता है। निजीकरण कहा जाता है क्या, नहीं, निजीकरण तो अलग है ना। वैश्वीकरण में तो वही एलपीजी में देखो ये तीनों अलग चीजें हैं। ये उदारीकरण था, ये निजीकरण था, ये वैश्वीकरण था। तो निजीकरण है क्या, नहीं। उदारीकरण है क्या, नहीं। तो क्या बचा बताओ, भूमंडलीकरण बचा, वही आंसर होगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है, तो आंसर है चाइना से होता है, ठीक है। हाँ, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1995 में। 1991 में तो उसका हुआ था ना एलपीजी का, मतलब कि वैश्वीकरण का हुआ था, उदारीकरण का भी हुआ था और निजीकरण का भी हुआ था। क्लियर, आगे देखो। हाँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा था कि एकीकरण क्या होता है, ठीक है। तकनीक कौन कौन से है, उदारीकरण क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, ठीक है। एमएनसी क्या है, लाभ देखे थे इसका, ठीक है। हानियां देखी थी इसका, उपाय देखे थे कि वैश्वीकरण के क्या क्या, मतलब न्याय संगत कौन कौन से उपाय है जिसको, मतलब कि जिससे सभी व्यक्ति को वैश्वीकरण का उतना ही फायदा मिल सके जो दूसरे व्यक्ति को मिलता है। ये देखा, बस आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।